इन्होंने अपना ट्रेनिंग और फाउंडेशन कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में किया। सारे प्रशिक्षण करने के उपरांत इन्होंने संलग्न पदाधिकारी के रूप में सरंडा फॉरेस्ट डिवीजन में ज्वाइन करने के बाद 2015 दिसंबर 2015 से मई 2016 तक वहां पर अपना कार्य बखूबी निभाया। जून 2016 से अगस्त 2020 तक इन्होंने वन प्रमंडल पदाधिकारी वाइल्ड लाइफ डिवीजन हजारीबाग में कार्य किया और आप सभी को यह बात मालूम होगा कि इन्होंने इस पदस्थापन के अवधि में बहुत सारे कार्य किए, जिसमें से जो सबसे उच्चतर स्तर के जो कार्य थे इनके, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड के हैं सभी के इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करने में इनका अहम भूमिका रहा। इन्होंने डीएफओ वाइल्ड लाइफ हजारीबाग रहने के दौरान अवैध माइनिंग, अवैध पातन, अतिक्रमण, पोचिंग इत्यादि पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की और उसमें ये सफल भी रहे। ये बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में तो पारंगत हैं ही, इन्होंने अपना जो लेक्चर है, अपना जो ज्ञान है उसको अन्य एकेडमी में भी शेयर किए। आपको मालूम होगा झारखंड पुलिस एकेडमी में, झारखंड जुडिशियल एकेडमी में इनका व्याख्यान होता रहता है और इनका व्याख्यान पुलिस ऑफिसर, जज इत्यादि लोग भी सुनकर लाभान्वित होते हैं। अभी श्री दिलीप कुमार यादव गढ़वा नॉर्थ डिवीजन में डीएफओ के रूप में कार्यरत हैं और इनका जो हॉबी है, खूब किताब पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पजल सॉल्व करना पसंद करते हैं। इसी के साथ में श्री दिलीप कुमार यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन सभी के सामने रखें। दिलीप जी शुरू किया जाए। Thank you so much, sir, and good morning to everyone. सारे ऑफिसर्स, कलीग, रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर एंड सभी। आज का जो मेरा टॉपिक है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉ, उस पे क्योंकि हम एज ए फॉरेस्ट आई हैव अ काइंड रिक्वेस्ट, सारे लोग अपने म्यूट कर देंगे, कुछ लोगों का अभी भी ऑन है तो स्पीकर ऑन कर दीजिए ताकि आवाज क्लियर पहुंचे सबके सामने। हम फॉरेस्ट ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट बंद कर दीजिए, अनुपम आदित्य बंद कर दीजिए आपका, देवान सिंह, कुमार अजीत, पुष्पराज सिंह, ये सब सारे का माइक ऑन है। सारे का माइक, अनिल सारे लोग का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ दीप जी, हाँ अभिरूप जी, वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है क्योंकि फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट में हम बहुत सारे एक्ट में काम करते हैं। हम अपना ये बहुत लिमिट रखेंगे कि हम जो प्रोसिक्यूशन करते हैं या हम जो एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर किसी वन अपराध को रोकने की कार्रवाई करते हैं उसमें हमसे कहाँ चूक होती है, किस लेवल पे चूक होती है। चूंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का बहुत सारे अथॉरिटी अलग अलग रोल है, एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर अलग रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ और रोल है। आता है हाँ बोलिए दिलीप जी। आज भी सर आ रहे आपको परेशान देवेंद्र सिंह, काइंडली आप अपना मोबाइल, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। जब हम कोई स्टार्ट करते हैं पहला केस से, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं।
केस से आपको क्लियर समझ में आएगा। एक फॉरेस्ट, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को डील करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द झारखंड में पीएफ के रूप में नोटिफाइड है। एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसमें एक माइनिंग होती है, एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो है बार बार वहाँ पे माइनिंग करती है। फॉरेस्ट ऑफिसर उसमें कंप्लेन दायर करता है, उस कंप्लेन में जिक्र करता है कि ये सेक्शन 29 में नोटिफाइड फॉरेस्ट है, 30 में सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू माइनिंग को प्रोहिबिट किया है और एक्स एक्यूज के द्वारा माइनिंग किया गया है। आप एक सेक्शन लगाते हैं जो सेक्शन 33(1)(b) है और उसमें कहते हैं कि कंप्लेन हुई। लेकिन जब ग्रेविटी ऑफ क्राइम को देखते हैं तो क्या सिर्फ वन अपराध में सिर्फ वो वन अपराध का ही उल्लंघन किया है? एक माइनिंग अगर कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होता है तो क्या सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भी मैंने केस बताया है, क्या वो सिर्फ माइनिंग सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन 30 में प्रोहिबिटेड थी सरकार के द्वारा, सिर्फ उसी का उल्लंघन किया गया है? आप इसको गौर से देखेंगे तो मैं बताता हूं कि वो आदमी ने कौन कौन सा स्टैट्यूट को उल्लंघन किया है और हम लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण हम लोग जो जस्टिस है, जो लॉ का जो जस्टिस है, हम लोग पहुंचा नहीं पाते हैं। पहला बात, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया। दूसरा बात, अगर वो आदमी क्योंकि मिनरल की चोरी की है तो इंडियन पैनल कोड के तहत 379 के तहत उन्होंने भी थेफ्ट का केस चालू होगा। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो सेक्शन 413 आईपीसी 414 आईपीसी का उल्लंघन होगा। माइनर मिनरल झारखंड का कंसेशन रूल है, अगर उसने पत्थर निकाला है तो माइनर मिनरल कंसेशन रूल का सेक्शन 54 का उल्लंघन किया है। उसके बाद एक झारखंड मिनरल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट रूल 2017 है, उसका भी उल्लंघन किया है। एयर एक्ट का उल्लंघन किया है, वाटर एक्ट का उल्लंघन किया है। ये जो संविधान के तहत इतने स्टैट्यूट बने हुए हैं उस सारे का उल्लंघन किया है। अपराध आपने घटनास्थल पे को डिटेक्ट करते हैं और एक फॉरेस्ट ऑफेंस का केस दर्ज कर देते हैं, उसकी सजा मिनिमम 6 महीना से मैक्सिमम 2 साल की सजा है, उसको मिल जाता है। लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, माइनिंग का लॉस हुआ है, इंडियन पीनल कोड का वायलेशन हुआ है, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। इसमें हम लोगों को करना क्या चाहिए? हाल ही के एक केस में मैं बताता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ऐसे ही केस हुआ। हम लोगों ने जब कंप्लेन किया पुलिस को, जब हमने मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन किया, सारे बात उल्लेख किया कि इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का इस सेक्शन का उल्लंघन किया है, माइनर मिनरल झारखंड कंसेशन रूल का इस सेक्शन का उल्लंघन किया है, आईपीसी के इस सेक्शन का उल्लंघन किया है, एयर एक्ट का इस सेक्शन का एक्स सेक्शन का उल्लंघन किया है, वाटर के करस्पॉन्डिंग सेक्शन का उल्लंघन किया है। अब ये सवाल उठता है कि हमने तो कंप्लेन कर दिया और कोर्ट में ये मैटर चली गई, क्या हम कॉम्पिटेंट हैं सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने? होता क्या है कि जब हम कंप्लेन दायर करते हैं तो एक कॉपी थाना को देते हैं, थाना क्या करती है, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन हमने लगाए हैं आईपीसी को उसके तहत एफआईआर करती है। एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट के लिए हमने रीजनल ऑफिस को चिट्ठी भेजी कि इन्होंने जो माइनिंग किया फॉरेस्ट एरिया में एयर एक्ट के इस सेक्शन का उल्लंघन है, जो सेक्शन एयर एक्ट के सेक्शन 22 का उल्लंघन है जो 37 में दंडनीय अपराध है, वाटर एक्ट का 25-26 का उल्लंघन है जो 44 के तहत दंडनीय अपराध है। कंसर्न डीएमओ को चिट्ठी लिख के ये भेजा कि आप जो है झारखंड कंसेशन रूल का उल्लंघन किया है और झारखंड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट सारे लोग ने कंप्लेन किया। मतलब वो एक्यूज्ड पे सिर्फ इंडियन एक्ट ही नहीं लगा, उस पे आईपीसी भी लगा और जितने भी जो एप्लीकेबल लॉ है उस उल्लंघन के लिए सारे उस पे लगा। सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपने स्तर से संज्ञान लिया। कोर्ट के पास ये मैटर जब जाएगी, कोर्ट जो है उस एक्यूज को हर एंगल से ट्राई करेगी। फॉरेस्ट के एंगल से जब आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सबमिट करेंगे तो आपका एंगल देखेगा। आईपीसी के तहत पुलिस जब एफआईआर करने के बाद जब इन्वेस्टिगेट चार्जशीट फाइल करेगी तो उसका एंगल देखेगा, डीएमओ का देखेगा, रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का देखेगा और उस आदमी का ट्रायल सारे एक्ट के तहत, कन्विक्शन भी सारे एक्ट के तहत हो सकता है अगर वो प्रूफ हो जाता है। सेंटेंसिंग में जब सेंटेंसिंग होगा तो सवाल ये उठता है कि एक में सेंटेंस होगा या 2 में। ये न्यायालय में ये कहता है कि अगर इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस, भले घटना एक घटी है लेकिन अगर उसका इंग्रेडिएंट अलग अलग है उस ऑफेंस का, अगर एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट का इंग्रेडिएंट इज डिफरेंट देन द फॉरेस्ट एक्ट, इफ इट इज डिफरेंट देन आईपीसी, तो सारे को अलग अलग करके उसको क्युमुलेटिव पनिशमेंट हो जाए।
मतलब उस आदमी को जो 6 महीना से 2 साल तक सजा होती थी, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर माइनिंग में चार्ज 414 में प्रूफ हो जाती है तो उसको मैक्सिमम 10 साल की पनिशमेंट। उसके बाद क्या हो जाता है, जब कन्विक्शन होगी तो सरकार की रॉयल्टी की चोरी हुई, आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको दिक्कत होगा, लेकिन डीएमओ क्या करेगा, सर्टिफिकेट केस करके जितनी भी रेवेन्यू लॉस हुई है उसको सारे के सारे रॉयल्टी वसूले जाए। तो हमारा पहला कंसर्न है कि आज हम फॉरेस्ट ऑफिसर अपना दायरा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तक ही सीमित रखते हैं और कहते हैं कि नहीं ये सेक्शन का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। आप सारे स्टैट्यूट के जिसके तहत उल्लंघन है आप सारे को अपने कंप्लेन में दर्ज करिए, कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट को जब बताएगा, कोर्ट के पास सीआरपीसी में 156 सब सेक्शन 3 में प्रोविजन है कि अगर आईपीसी का उल्लंघन का दर्ज करते हैं तो पुलिस को कह सकती है कि अगर वो एफआईआर दायर नहीं करती है तो पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है कि हमारे फॉरेस्ट के कंप्लेन में ये आईपीसी का इस सेक्शन का उल्लंघन बताया गया है, आप इसमें जांच करके चार्जशीट फाइल। जनरली प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम फॉरेस्ट ऑफेंस भी करते हैं और आईपीसी अपने कंप्लेन में जरूर दर्ज करें। हम अपने कंप्लेन में दर्ज नहीं करते हैं और सीधे जाते हैं थाना के पास और थाना को कहते हैं कि आप मेरा एफआईआर ले लीजिए, हम अपना फॉरेस्ट का केस करते। आप क्यों नहीं एक हॉलिस्टिक एक ऐसा कंप्लेन करते हैं जिसमें सारे स्टैट्यूट के प्रोविजन का जो उल्लंघन है वो जिक्र करिए और संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके एफआईआर या कंप्लेन के आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगे उसको आप अपना कॉपी दे दीजिए। वो लोग सारे कॉपी ले लेंगे और उसी के अपना अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको लगता है कि एविडेंस कंप्लीट है तो सारे अथॉरिटी केस फाइल करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे जब हमारे फॉरेस्ट में जो 26 जो आरएफ में काम करते हैं, जो पीएफ में 33 या 62 या 63 या 70 जो कैटल ट्रेसपास का है उसमें ये तो जो करस्पॉन्डिंग है उसको लिखिए ही, अगर आईपीसी और इसका उल्लंघन जरूर जिक्र करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ इससे पहले आप यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है स्पेशल एक्ट है 8078 में आई या उससे पहले 8065 था, अभी 9027 में आई। इसका उद्देश्य क्या था इस पे स्पेशल लॉ? आप जितना भी आप फॉरेस्ट एक्ट का क्राइम पढ़ेंगे या तो निश्चित में आ जाएंगे या अबेटमेंट में आ जाएंगे, मिस अप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि साहब ये तो सारे केस आईपीसी में था ही, इसको हमको देने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी उसको कि जो जितने भी क्रिमिनल ट्रेसपास या अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस या थेफ्ट या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का केसेस है, जब आईपीसी के तहत जब एविडेंस की हैमर पड़ती है, जब उसकी डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड कहा जाता है, क्या ये सही में मिस अप्रोप्रिएशन का केस है, क्या ये मिसचीफ का केस है, क्या ये थेफ्ट का केस है, जब वो कोर्ट उस चीज को एग्जामिन करती है एविडेंस एक्ट के तहत उसको डेफिनेशन को एक एक करके एग्जामिन करना शुरू करती है तो डिफिकल्टी होने लगी। तब उन्होंने स्पेशल एक्ट लाए और जितना भी अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, ऑफेंस का डेफिनेशन इतना सिंपल है कि एक लेमैन भी समझ सकता है कि अच्छा आग लगाना मना है, ब्रेकिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड मना है, फेलिंग है, कोई टेक्निकल जार्गन वर्ड नहीं है जिसको आपको समझने में आपको प्रॉपर सेक्शन लगाने में दिक्कत हुई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लाया गया था, जो कॉमन प्रॉपर्टी को जिस तरह से मिसयूज हो रहे थे, जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उसको लाने के लिए स्पेशल एक्ट लाना। लेकिन स्पेशल एक्ट लाने का ये उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ स्पेशल एक्ट में हो ट्रायल हो। अगर ग्रेविटी ऑफ क्राइम सीरियस है तो और भी स्टैट्यूट जिसके अंदर ज्यादा पनिशमेंट आप उसका भी उसके अंदर भी आप केस डालें। तो मेरा आज का पहला नोट ये था कि ये टेक हम लोगों के फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी पावर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद कुछ और भी एक्ट पढ़ें, कुछ और भी कोड पढ़ें, जिससे हमको ये पता चले कि ये आदमी ने कौन कौन से और स्टैट्यूट का उल्लंघन किया है, उसको कौन कौन से अथॉरिटी के यहाँ हमको बता देना है और कोर्ट को हमको समेकित रूप से सारे उल्लंघन को जिक्र करनी है ताकि उस एक्यूज को जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो प्रॉपर पनिशमेंट मिले और दोबारा कभी वो हिम्मत नहीं। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज माई इट इज माई फील्ड एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो चैप्टर मैं हिट करना चाहता हूँ ये प्रोसिक्यूशन में, जब आप प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं, मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट एक्ट में कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, किसी ने आपके जमीन पे जाके खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर, आप जब केस को कोर्ट में जाके प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर भेजते हैं तो आप क्या बनाते हैं, घटना स्थल की विवरणी लिखते हैं कि घटना कौन है, प्लॉट कौन है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने अक्सर प्रोसिक्यूशन में देखा है कि सेक्शन 30 लगाना आप भूल जाते हैं। सेक्शन 30 के तहत जो नोटिफिकेशन है वो भूल जाते हैं।
क्योंकि सेक्शन 20 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाने से सब कुछ नहीं होता। सेक्शन 30 के तहत राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन के तहत उस लैंड पे, उस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे कौन कौन से कार्य मना किए। जब आप फ्यूचर रिपोर्ट लिखते, जब आप हेलो जयप्रकाश जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। जब आप प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भेजते हैं तो घटना स्थल का डिटेल विवरणी होना चाहिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 29 के तहत कब नोटिफाई हुई है, नोटिफिकेशन अटैच करें। राज्य सरकार ने उस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे सेक्शन 30 के पावर यूज करके जो जो चीज को प्रोहिबिट किया है उसको जिक्र करें। उसके बाद आप ये बताएं कि ये जो है, ये इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, ये जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है उसके तहत कार्य किया है, जो सेक्शन 30 के फलाना फलाना सेक्शन के तहत ये उल्लंघन है और ये दंडनीय अपराध है। प्रोसिक्यूशन में हम लोग सेक्शन 30 लगाना छोड़ देते हैं, 29 लगाना छोड़ देते हैं, हमारा जो घटनास्थल का प्लॉट का मार्क करना छोड़ देते हैं, खाली पीएफ का नाम लिखते हैं। प्लॉट में कहाँ पे हुई, कितने एरिया में हुई, हम लोग डिटेल नहीं देते हैं, जिसके कारण बाद में क्या होता है कि हमारा फॉरेस्ट का क्राइम ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद एविडेंस खत्म हो जाती है। तो आप जांच करें तो पूरा डिटेल, अगर फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं तो फोटोग्राफ लगाएं। तो प्रोसिक्यूशन में नटसेल में यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार के तहत नोटिफिकेशन हुई है, नोटिफिकेशन का अंकित करना जरूर सुनिश्चित करें। घटना की जांच में आप डिटेल विवरणी दें। जब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है, जिस तरह से आपने एविडेंस को रिकॉर्ड किया, जो सीआरपीसी में मैनुअल कहता है कि किस तरह से एविडेंस को रिकॉर्ड की जाती है, आप उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। उसके बाद अगर कोई विटनेस है तो आप उसको गवाह के रूप में आप घटनास्थल पे ले, फोटोग्राफ अगर संभव है तो फोटोग्राफ भी ले लें, और सारे नोटिफिकेशन प्लॉट नंबर के साथ कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भेजें, ताकि कोर्ट को सहूलियत हो। कोर्ट जो है आपका सारा डिटेल रहेगा तो कोर्ट जो है समरी ट्रायल में लेके आपके केस को जल्दी डिस्पोज कर देता है। होता क्या है कि हमारे जनरली केस में कि जब हम भेजते हैं तो सेक्शन 30 बाद में कोर्ट जो है हमसे कहती है कि आप एग्जीबिट करवाइए, सेक्शन 29 नहीं लगा है, प्लॉट का मेंशन नहीं किया है, नक्शा पे आपने नहीं दिखाया कि कौन सा प्लॉट है। तो ये सब जो दिक्कतें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे हम किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को बहुत तरीके से ध्यान में रखें और उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट करने के लिए आवश्यक है। आज एक चीज़ मैं एक और टॉपिक पे जाना चाहता हूँ जो कि सबसे लगता है कि अहमियत है। कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया और बोला कि सर एक ज़मीन डिमार्केटेड है लेकिन नोटिफाइड लैंड नहीं है। कुछ और क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे लैंड जो ऐसा है डिमार्केटेड है पर नोटिफाइड नहीं है, तो हम इसमें क्या करें। अब उसने जब डिमार्केटेड है और नोटिफाइड नहीं है, जब नोटिफिकेशन नहीं है तो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कोई भी प्रोविजन उस पर लागू नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर। आईएफए पढ़ेंगे आप, जो रिजर्व फॉरेस्ट का होगा या प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का होगा, आप जब जाएंगे तो आपका कोई भी प्रोविजन आप पे उस पर लागू नहीं। अब वो आदमी खेती कर दिया और वो लैंड डिमार्केटेड है, फॉरेस्ट का लैंड, फॉरेस्ट उसको बरसों से मैनेज कर रही है और उसमें हमारे पास अब क्या उपाय है। दूसरा सवाल बोला कि सर लड़की बॉन्ड तोड़ दी, तो आप इसका किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करना है, आपके पोसेशन में है। इमेजिन ये सरकार की प्रॉपर्टी थी, आपकी जिम्मेदारी थी इसकी सुरक्षा करना। ये इसी तरह है जैसे आपके घर है, आपके घर के पोसेशन में है, कोई बाउंड्री वॉल तोड़ के आपके घर पे अवैध कब्जा कर रहा है, तो आप मूव करते हैं इंडियन पेनल कोड की तहत कि हमारे घर में ये चीज हुआ है, कंप्लेन हुआ। तो बेसिकली ये जो काउंटरफिटिंग मार्क है जो आपके जाके बाउंड्री पिलर को उसने डिमार्केटेड फॉरेस्ट लैंड पे तोड़ा है, और या नहीं तो क्या कहते हैं वहाँ पे खेती बाड़ी किया, तो आप वहाँ पे देखेंगे किसने मिसचीफ किया है। जो आपने लैंडमार्क जो फिक्स किए थे और जो जिस प्रोटेक्शन के हिसाब से था, उन्होंने जो मिसचीफ किया था, तो आप उसको इंडियन पैनल कोड में 434 में जाके पहले एफआईआर करवाइए, जिसमें सजा 1 साल तक है, फाइन भी है, दोनों भी है। अगर अतिक्रमण किया है तो चूंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अतिक्रमण हटाने का पावर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट का 66A में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें डीएफओ को प्राधिकृत किया गया है कि बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट का सारे कलेक्टर का पावर यूज करके आप जो है उस अतिक्रमण को हटा सकते हैं।
लेकिन यहाँ तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का प्रोविजन लागू ही नहीं होगा क्योंकि नोटिफाइड नहीं है, और ये डिमार्केटेड तो जरूर है लेकिन नोटिफाइड नहीं है। जब IFA का प्रोविजन लागू नहीं होगा तो आप अतिक्रमण कैसे हटाएंगे? आपने तो इसका FIR कर दिया, FIR में कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगी कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को लैंडमार्क जो फिक्स किया था या उसको डिस्ट्रॉय किया है खेती बाड़ी करके, उस पर केस जरूर होगा। लेकिन उसको अतिक्रमण भी हटाना है तो जिसको जितेंद्र मुर्मू जो प्राधिकृत किया है उसको आप अतिक्रमण भी हटा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब अगर कोई डिमार्केटेड लैंड है, नोटिफाइड नहीं है, तो आप अगर कोई बाउंड्री पिलर डैमेज कर दिया या नहीं तो कोई अतिक्रमण कर दिया तो आप FIR जरूर कराएं। 400 का केस है उसमें, और साथ ही अतिक्रमण करवाने के लिए कंसर्न रेंज ऑफिसर को या कंसर्न गार्ड या फॉरेस्टर को आप कहिएगा कि कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर जिसमें BPLE के तहत कलेक्टर का पावर निहित किया गया है उसके कोर्ट में वो फाइल करे ताकि वो अतिक्रमण को हटा। एक केस सबसे इंटरेस्टिंग केस और है कि जो लोग सरंगा काम किए हैं या जो पुराने रिजर्व फॉरेस्ट है और उसका नोटिफिकेशन जो आप देखिएगा 1895 का है, 1894 का है। जब कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट पूछता है कि आपने रिजर्व फॉरेस्ट है, आपने 1927 का 26 सेक्शन लगाया है, तो ये तो नोटिफिकेशन पुरानी है 1895 की। एक्ट तो आया 1800, ये तो नोटिफिकेशन 1895 की है, आपका एक्ट 1927 का है। आप ये सेक्शन लगाते हैं तो ये कैसे टेनेबल है? तो उस समय प्रोसिक्यूशन में दो चीज को ध्यान रखना है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जब 1927 आई थी उससे पहले भी हमारा 1878 एक्ट था। 1878 के एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के तहत उस समय भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किए गए, जिसकी अधिसूचना वो आज के डेट में कहता है कि टेनेबल है या नहीं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का सेक्शन 86 है जिसमें रिपील एंड सेविंग शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद साइलेंट रह गया। तो पुरानी नोटिफिकेशन का इस एक्ट में आज के डेट में वजूद क्या है? ये तो 1927 का एक्ट है, नोटिफिकेशन 1895 का है। वो तो पुराने एक्ट में एक्ट का ऑर्डर है या नोटिफिकेशन है, क्या 1927 के एक्ट में ये लागू होगा या नहीं होगा? ये चीजें जब कोर्ट के सामने आप जाएंगे, क्योंकि कोर्ट को ये नहीं पता कि ये सेव है कि नहीं सेव। इस केस में आप क्या करिए, जब प्रोसिक्यूशन को लिखते हैं तो आप ये जब आप सूचना लिखते हैं कि इसकी सूचना रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में 1895 में हुई थी, उसके बाद 1827 के सेक्शन 86 के तथा रीड विद सेक्शन 24 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के तहत इसको सेव किया गया है पुराने नोटिफिकेशन को, और उसकी वजूद अभी भी रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का जो रिजर्व फॉरेस्ट की जो हैसियत है या जो इन्फोर्समेंट है वो आज भी लागू है। और ये कहिएगा कि 1927 का एक्ट जो है इंडियन लॉ ऑफ एडॉप्शन ऑर्डर 1949 का है। जब देश आज़ाद हुई थी तो ब्रिटिश के ज़माने में जितने भी एक्ट आए थे उसको लॉ ऑफ एडॉप्शन ऑर्डर के थ्रू 1927 के एक्ट को भी किया गया। 1927 के एक्ट को अडॉप्ट किया गया तो 1927 के पहले जो एक्ट थी उसके तहत जो चीजें बनी थी वो 27 के तहत सेव है, इसलिए आज के डेट में भी ये चीजें लागू हैं। तो आप प्रोसिक्यूशन में ये बात को जरूर जिक्र करें कि हमारे पास जो पुरानी नोटिफिकेशन है वो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 24 के तहत सेव्ड है और ये रिजर्व फॉरेस्ट ही है। आप आई होप क्लियर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में ये चीज डालना जरूर मेंशन करिए। आप ये चीज ठीक है, कोर्ट को मालूम रहता है, लेकिन आपके एविडेंस के तौर पे ये चीजें आप इंक्लूड करिए ताकि उसको पता रहे कि पुरानी नोटिफिकेशन रिपील नहीं हुई है। सरकार का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है कि पुराने नोटिफिकेशन को 1927 एक्ट के तहत रिपील की गई। तो रिजर्व फॉरेस्ट या जो भी पुराने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो 1927 के पहले नोटिफाई हुई है उसकी पुरानी नोटिफिकेशन के साथ साथ जनरल क्लॉज एक्ट का उल्लेख करिए और कहिए कि ये सेक्शन 86 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये सेव है और उसका नेचर चाहे पीएफ या आरएफ जो भी है वो आज के डेट में भी लागू होता है। तो दिस इज वन पार्ट।
थर्ड पार्ट का जो आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पार्ट जहाँ पे हम चलते हैं, एक रिसेंटली एक हमको सूचना आई या नहीं तो होता है अक्सर कि सर नदी से बालू निकाल रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और नदी से बालू निकाल रहा है, तो ये माइनिंग करना अपराध है। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा क्या जिस जगह से बालू निकाल रहा है क्या वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो नोटिफाइड है? उन्होंने जाके नोटिफिकेशन चेक किया तो पता चला कि नदी नोटिफाइड नहीं है। जब मैंने बोला जब नदी नोटिफाइड नहीं है तो आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कौन सा प्रोविजन लगाएंगे और कहेंगे कि इसने जो उल्लंघन किया आपका। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि नदी से बालू निकाल रहा है और हम लोग जाके केस करते। आप तो देख लीजिए कि क्या वो नदी नोटिफाइड है या नहीं। इससे पहले आपको हिस्ट्री जानने की जरूरत होगी। मैं ये बात को क्यों जिक्र कर रहा हूँ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 था और आज के डेट में 27 है। जिस समय 1878 का एक्ट बन रहा था और 1865 का एक्ट हमारे पास था, उस समय दुनिया में अच्छे फॉरेस्ट कोड फ्रांस के कहे जाते थे, ऑस्ट्रियन फॉरेस्ट कोड था, इटली में फॉरेस्ट के कोड थे। उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि हम फॉरेस्ट किस उद्देश्य से हम बचाना चाहते हैं, फॉरेस्ट का उद्देश्य क्या है, फॉरेस्ट का पर्पस क्या है, आखिर वो फॉरेस्ट लैंड क्या हो। जब इन लोगों ने लेजिस्लेचर ने जब फॉरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की कि हम क्या कहेंगे, 1865 के एक्ट में देखिएगा फॉरेस्ट डिफाइन किया था, 1878 में फॉरेस्ट डिफाइन नहीं किया, 1927 में भी फॉरेस्ट डिफाइन नहीं किया। 1878 में जब एक्ट आ रहा था इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारे डिस्कशन हुए। गॉर्डन पॉवेल के किताब है जिसमें इस बात को बहुत विस्तार से जिक्र की है। पुराना राइटअप अगर आपको मिलेगा तो उसमें हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं फॉरेस्ट डिफाइन। और जब एक्ट लाया तो सरकार को लिमिटेशन कर दिया कि आप जो है सबको फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेक्शन 29 या सेक्शन 4 जब पढ़ेंगे तो जब कहता है कि सरकार किसको रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करेगी तो उसमें लिखा है कि सब लैंड को नहीं कर सकते, वही लैंड को कर सकते हैं जिसका टाइप और यू कैन से लैंड यूजेज, जिसका फॉरेस्ट हो या वेस्ट हो लैंड हो और सरकार उसका मालिक हो। सरकार को लिमिटेशन लगाई गई थी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या पुरानी एक्ट में ये नहीं कहा गया था आप किसी को भी फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दीजिए। कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नहीं बोला गया था फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दीजिए, या कोई टार लैंड है तो उसको नहीं कहा गया। ये कहा गया था, सरकार को लिमिट कही गई थी कि फॉरेस्ट लैंड पीएफ या आरएफ उसी को डिक्लेयर करिए जिसका टाइप या टाइप बेसिकली या लैंड यूजेस कह दीजिए जो आज उस डेट के नोटिफिकेशन के डेट के तिथि में या तो फॉरेस्ट लैंड हो या वेस्ट लैंड हो और वो सरकार की प्रॉपर्टी हो। तो कल हो के कोई बोलेगा कि साहब ये तो मेरा एग्रीकल्चर लैंड था, सरकार ने नोटिफिकेशन कर, वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, क्योंकि सरकार को लिमिटेशन थी। सरकार ने अगर किसी रहती जमीन को, किसी कृषि योग्य भूमि को जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड जिक्र था, उसको अगर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत पीएफ या आरएफ डिक्लेयर कर दिया तो स्टेट को वो पावर ही नहीं थी। अगर वो पावर एक्सरसाइज किया है तो उसे प्रोविजन लागू नहीं, आप उस पर केस नहीं कर सकते, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा और कहेगा कि सरकार ने ये पावर अपना एक्सरसाइज जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसको इस टाइप के लैंड को डिक्लेयर करना ही। तो मैं ये कह, जब नदी थी, जब पहले देखिएगा कोई होता था नदी है, लैंड का यूजेस क्या है, व्हाट इज टाइप ऑफ द लैंड, किसी लैंड को हम यूज कैसे कर रहे हैं। कोई दुकान के रूप में कॉमर्शियल लैंड थी, कोई आवास के रूप में थी, कोई सड़क के रूप में थी, कोई नदी के रूप में थी, कोई बंजर भूमि थी जिसको वेस्टलैंड कहिए या प्रति कदीम के नाम से लोग जानते हैं, कुछ थी जहाँ पे पेड़ पौधे थे जिसको जंगल झाड़ कहा, कभी सतुआ का जंगल कहा, कोई जंगल कहा, इस नाम से था। तो लैंड यूजेस के आधार पे जंगल को, लैंड यूजेस के आधार पे लैंड की क्लासिफिकेशन जो है उसमें मात्र दो ही चीज को कहा गया, सिर्फ फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड को। तो नदी को तो कहा नहीं गया था, वो तो टाइप ऑफ यूजेस उसका रिवर है, तो उसका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कैसे नोटिफाई होगी, या रिजर्व फॉरेस्ट में अगर नोटिफाई हुआ है तो कैसे हो गया है।
वो तो सरकार की लिमिटेशन थी उसमें। आप जब सरकार की लिमिटेशन थी तो उस प्लांट का फिर अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो तब क्या करें? आप जा रहे हैं जंगल में गए और देखिए कि किसी जंगल से किसी नदी से कोई जंगल से नदी बह रही है, जिसका आप सर्वे में देखेंगे रिकॉर्ड में तो लिखा हुआ है नदी रिवर का बना हुआ है, लेकिन आपके पीएफ के बीचों बीच जाती है और वो आदमी जाके वहां से ले आता है। अगर वो लीगली लाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चोरी छुपे लाता है तो आप लोग कहते हैं कि साहब हमारे फॉरेस्ट रोड से लेके चला। क्या आपके फॉरेस्ट रोड पे क्या मना है उसको चलना? आपको ये बता दें कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का लाने का उद्देश्य ये भी था कि आप उसके 9 रीजन थे स्पेशल एक्ट लाने के पीछे। उसकी लंबी चौड़ी होता है, टाइम लिमिट है। There are 9 reasons to bring the special act that is called Indian Forest Act, जो कि आईपीसी के अलग था। आईपीसी इसके तो बोला कि ठीक है आईपीसी में हम स्पेशल एक्ट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उस समय जमीन जो था, ठीक है सरकार का मालिक है, लेकिन आम पब्लिक को बहुत सारे राइट थे। जब बहुत सारे राइट थी तो आप राइट को एक दिन में राइट को चलते चलते कुछ राइट रिकॉर्डेड हो गया जो लीगल राइट है, आप उसको मना कैसे कर देंगे फॉरेस्ट रोड से आने? किसी ने बोला कि साहब हम बोलेंगे कि हमारे जंगल से पेड़ पौधों को क्षति करते हुए आ गए, ठीक है क्षति पहुंचाया, अगर वो हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको माइनिंग किया और नदी में माइनिंग जो कि आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में या रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाइड नहीं है, आप माइनिंग का केस नहीं कर सकते। इस केस में आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर इलीगल है इमीडिएटली कंसर्न थाना को सूचना दे। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप भी उसको पकड़ ले और थाना को बुलाए कि ये आदमी ने इसे किया है। आप जो है मिसचीफ का केस लगाए, मिस अप्रोप्रिएशन का केस लगाए, या माइनिंग डिपार्टमेंट जो है कंसेशन रूल का केस लगाए, उसको उस केस के तहत ट्रायल होगा। लेकिन आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अगर फॉरेस्ट रोड से जा रही है, अगर वो परमिसेबल है और वो नदी जो है पीएफ या आरएफ के रूप में नोटिफाइड नहीं है, तो आप उसको नहीं केस कर सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। एक केस और मैं बताता हूँ, टिपिकल एग्जाम्पल है। आप जो क्या करते हैं पौधा लगाते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और आज के डेट में गए और 50 हेक्टेयर में प्लांट लगाने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे जाके कोई मवेशी चरा लेता है, आप उस पर केस करते हैं। आप ये बताइए कि कोर्ट के पास आप कहते हैं जाके कि हमने प्लांट लगाया, काइंड ऑफ इट इज अ पब्लिक प्लांटेशन, और उसको कैटल ट्रेस उसको कहते हैं। एक तो आप उसके बाद उसके कैटल को आप कैटल ट्रेस पास एक्ट के तहत इम्पाउंडिंग कर लेते हैं। कोर्ट आपसे पूछेगी पहला सवाल कि आपने जो पीएफ में जो प्लांटेशन करवाए हैं जिस गांव में 50 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर में, उसको आपको मवेशी घुस के आपको डैमेज कर दिया। क्या राज्य सरकार ने उस जमीन पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था? किस चीज को मना किया? आप बोलिएगा कि फल्ला ट्री किया था, माइनिंग को, कोयला को, चारकोल बनाना मना किया। बोलेगा कि क्या कैटल को जाना मना किया था या नहीं किया? कैटल को जाना मना तब कर सकता है जब राज्य सरकार 30B के तहत नोटिफिकेशन करे। अगर प्लांटेशन 7 साल का है या 8 साल का है या 10 साल का है, वो 10 साल के लिए क्लोज करे। जब 10 साल के लिए क्लोज करेगा तभी आप सेक्शन 70 को इन्वोक करेंगे और कैटल ट्रेस पास एक्ट का सारे पावर एक्सरसाइज करेंगे और कैटल को सीज करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो उसको क्षति होगी उसमें पावर है 84 या 82 में रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवर करेंगे, या जो भी सर्टिफिकेट केस के तहत रिकवर करेंगे। सजा भी होगी, उसको रिकवरी भी करेंगे। हमारे पास गलती क्या होता है कि हम किसी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में राइट रहते हैं लोगों को, और राइट होने के बाद उसका राइट है ग्रेजिंग का राइट होगा, उसके पास उसको लोपिंग का राइट होगा, उसके बाद लीव कलेक्शन का राइट होगा, आने जाने का राइट होगा, बहुत सारे कस्टमरी राइट होंगे उसके पास। एफआरए के तहत उसको बहुत सारे कम्युनिटी राइट दिए होंगे, और एक दिन अचानक से आते हैं और ट्रेंच खोद देते हैं, उसके सारे राइट को बंद। आपने एफएसओ की रिकॉर्डिंग पर, जब एफएसओ ने जब उसका रिकॉर्ड कर रहा था 29 सबसेक्शन 3 के तहत, उस पीएफ में जाके पढ़िए तो उसको क्या क्या राइट दिया गया। और आज हम उठते हैं और कहते हैं उस राइट को बंद करें। आप नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई प्लांटेशन आइडिया देते हैं, वो जो पर्टिकुलर प्लॉट पे प्लांटेशन करना चाहते हैं, जो नक्शा देना चाहते हैं, वो राज्य सरकार को 30B में नोटिफिकेशन का भी प्रस्ताव भेजिए ताकि सेक्शन 70 इन्वोक किया जाए।
अगर जो भी कैटल आप सीज करते हैं, जो भी डैमेज हुआ है, बाद में उसको बेच सकते हैं, और कैटल से जो बेचने के बाद जो भी रेवेन्यू आएगी आप उसको आवाज आ रही, हाँ, आप उसको रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक चीज और रही हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर की, जो भी हम प्लांटेशन करते हैं पीएफ में, भारत में कोई दिक्कत नहीं है, पीएफ में अगर आप करते हैं तो डीएफओ स्तर से 30B के लिए 10 साल के लिए प्लांटेशन है तो 10 साल, अगर 5 साल के लिए प्लांटेशन है तो 5 साल के लिए आप उसको क्लोजर के लिए जरूर भेज दें 30B के तहत, ताकि राज्य सरकार, और जब तक ये इनिशिएशन राज्य सरकार नहीं करेगी, ये हमको बताना पड़ेगा कि हमको क्लोजर की क्यों जरूरत है। हमको गांव वालों से बोलना पड़ेगा कि भाई हम प्लांटेशन कर रहे हैं, इसके प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तुमको ग्रेजिंग जो भी करना है बगल के पीएफ में कर दो या बगल के उस प्लॉट में, जो तुम्हारा एफएसओ ने जो राइट रिकॉर्ड किया है या जो तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो राइट है, हम तुमको कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ उगना जरूरी है, हम 10 साल तक इसको क्लोज कर रहे हैं। अगर अभी, और उसको हम लोग वहाँ पे पब्लिकली बता देंगे कि यहाँ पे मवेशी चराना और ये करना, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इस सेक्शन 70 के तहत आपकी कार्रवाई होगी। तो हम सिर्फ इतना नहीं कह सकते भाई पब्लिक प्लांटेशन है, फलाना आदमी ने जंगल में घुस गया और चोरी कर दी, और उसका राइट भी था, आपने उसका राइट बंद कर दिया। FIR कर देते हैं मिसचीफ का कि पब्लिक प्लांटेशन में जाके इन्होंने चोरी कर ली, कैटल ट्रेस पास एक्ट भी में जाके FIR कर देते हैं कि इसने मिसचीफ किया, जानबूझ के कैटल घुमाए। आपने एफएसओ में पढ़ा कि कितने कैटल अलाउड थे, कितने सिप अलाउड थे, कितने गोट अलाउड थे, उस कौन कौन के पूरा पीएफ का नाम लिखा, क्या क्या राइट था, और आज अचानक से हम कहते हैं कि उसकी सारी राइट बंद हो गई और उस पर हम केस कर देते। कोर्ट क्या कॉग्निजेंस लेगी? कोर्ट तो सीधे बोलेगी जब आपको बंद कर देना चाहिए था, गाँव वालों से पूछ के सामंजस्य स्थापित करके, और उसके बाद करना चाहिए था। आप आज आके सीधे बोलते हैं कि इसने इसका उल्लंघन किया है। किस सेक्शन का उल्लंघन किया? जब स्पेशल प्रोविजन स्पेशल एक्ट के तहत दिया था कि आप क्लोजर कर सकते हैं, आप क्लोजर तो किया नहीं। तो इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ में रहा। वाइल्ड लाइफ में एरिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, नाउ आई पोस्टेड इन पीएफ तो अब टेरिटोरियल, जहाँ पे देखा प्लांटेशन है, मैंने कोई 30B का नोटिफिकेशन ही नहीं, और हम कहते हैं कि कैटल चल रहा है, केस कर दिया। साहब कौन सेक्शन में केस किया, कौन मिसचीफ किया? क्या आपने उस गाँव वालों का जो राइट था पहले सेटल किया? तो कुछ चीजें जो हमारे स्तर, इसके लिए सरकार नहीं करेगी। ये सरकार को प्रपोजल जब हम भेजते हैं प्लांटेशन का स्कीम का, तो एक प्रारूप बना दे इस चीज के तहत, ताकि सरकार एक कंबाइंड रूप से नोटिफिकेशन निकाले, और उसमें लिमिटेशन है मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो हमको 30 ईयर्स की आवश्यकता ही नहीं, हमको 10 साल की आवश्यकता है या 5-7 साल की आवश्यकता है, जितना दिन तक हम मेंटेनेंस करते हैं। तो एक ये था कि आप लोगों को बता दो कि ये है क्या क्या ध्यान में रखना है। एक चीज और आता है अक्सर